बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, वैसे तो पहलगाम फॉल्स फ्लैग भारत का एक बहुत फ्लॉप ड्रामा था, मगर उसके बाद हमने देखा कि उसके जो असरात थे वो रीजनल जो पॉलिटिक्स है और जो डिप्लोमेसी है उस पर वाज़े तौर पर नज़र आए। गो के इस फॉल्स फ्लैग के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर का आगाज़ किया, लेकिन पाकिस्तान ने बिन्यामिन मरसूस मार्का हक से वो भारत को शिकस्त दी कि दुनिया ने उसे एक्नॉलेज किया। और उसके बाद जो पाकिस्तान की अजीम फतह हासिल हुई, जब हमारे सियासी और अस्करी क़यादत की बसीरत, बेहतरीन हिकमत अमली और मौसर डिप्लोमेसी जो है उसको दुनिया ने सेकंड भी किया, उसको अप्रिशिएट भी किया। और उसके बाद जो है वो भारत का जो भी मकारी थी, साजिश थी, वो दुनिया पर आया होती गई। नाज़रीन, भारत की जो हिंदुत्व आइडियोलॉजी है और जो जारहाना बयानात हैं, उससे भारत का जो बैनुल अक़वामी तशख़्ख़ुस और जो सो कॉल्ड उसके सेकुलरिज्म पर बात की जाती थी, उस पर कई सवालात खड़े हो गए। जबकि पाकिस्तान की बात की जाए तो पहलगाम वाक़े के बाद पाकिस्तान ने जिस तरह उसकी मज़म्मत की थी और उसके बाद जो है एक शफाफ एक इन्वेस्टिगेशन की पेशकश भी की थी, जिसे कि हम पहले भी बात कर चुके हैं कि उसको ठुकरा दिया था भारत ने। और यकीनन भारत तो एक्सपोज हो चुका था, लेकिन पाकिस्तान की जो एक जिम्मेदाराना स्टेट की हैसियत, एक न्यूक्लियर पावर होने की हैसियत, एक बेहतरीन जवाब देने की हैसियत के बावजूद जो है दुनिया ने इसको सराहा। जो डिप्लोमेसी रही है पाकिस्तान की, वो तो दुनिया ने देखा। चीन, तुर्किया, सऊदी अरब और अज़रबैजान जैसे ममालिक हैं, वो पाकिस्तान की हिमायत में आ गए और जो उनका बयानिया है उसको मज़ीद मजबूत करता गया, जो कि ख़ित्ते में बदलती हुई जो सफारती तवाज़ुन है उसकी निशानदेही भी कर रहा है। आज इसी हवाले से हम प्रोग्राम में डिबेट करेंगे और जायज़ा लेंगे कि एक के बाद एक जो बयानिया आया, सफारतकारी और जो ताकत का तवाज़ुन है, उसकी जो बनने वाली हैयत है उसमें भारत बिल्कुल आइसोलेट होता हुआ नज़र आया है। मगर मैं चाहूँगी कि हम ज़रा मेमोरीज़ को रिकॉल कर लें। पिछले साल जिस तरह से मार्का हक बिन्यामिन मरसूस पाकिस्तान ने जिस तरह से अपनी दिफाई सलाहियतों को मनवाया था, जिसमें हमारी फ़ौज, हमारी सियासी क़यादत थी और जो अवाम थे वो शाना बशाना साथ खड़े थे। लेकिन मार्का हक के हीरो लेफ्टिनेंट मोहम्मद शाह ज़ेब रफ़ी, जो कि वो आवाज़ बने थे जो मैदान जंग में वहाँ पर मौजूद थे और उन्होंने वहाँ पे वाज़े पैगाम दिया। मैं चाहती हूँ प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करने से पहले और मेहमानों का तारुफ करने से पहले मैं आपको वो सुनवाऊँ। 6-7 मई की दरमियानी शब जब दुश्मन ने बुज़दिलाना इक़दाम करके हमारे शहरों पे बमबारी की, मेरे बाला हुकाम की तरफ से फायर का ऑर्डर मिला, तो विद इन नो टाइम मेरी यूनिट ने दुश्मन को भरपूर जवाबी कार्रवाई करते हुए बमबारी की और दुश्मन के मुतअद्दिद ब्रिगेड हेडक्वार्टर, बटालियन हेडक्वार्टर और उनकी मॉर्टर पोजीशंस को तबाह किया। दुश्मन ने आइंदा भी अगर हमारे हौसले को, हमारी कमिटमेंट को अगर टेस्ट करने की कोशिश की तो हमारा जवाब इससे भी भरपूर और ताकतवर होगा। जी नाज़रीन, मैदान जंग में इन जैसे कई हीरो और भी मौजूद थे, लेकिन चूँकि लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद शाह ज़ेब रफ़ी तमग़ा बसालत मार्का हक में आर्टिलरी यूनिट को कमांड कर रहे थे और उनकी जो यूनिट थी उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त तरीके से जो है दुश्मनों पर गोलाबारी की और उनको पीछे हटने पर मजबूर किया। इसी हवाले से अपने मेहमानों का तारुफ कराऊंगी। मेरे साथ डॉक्टर मुनव्वर हुसैन, माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर मौजूद हैं। आरिफ ज़फ़र मंसूरी तज्ज़ियाकार अमेरिका से हमें ज्वाइन कर चुके हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड रज़ा मोहम्मद ख़ान साहब दिफ़ाई तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे साथ आसिम अवान साहब सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मौजूद हैं। तमाम मेहमानों को मैं खुशामदीद कहना चाहूँगी, शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि अपना कीमती वक्त मेरे प्रोग्राम के लिए निकाला। सर रज़ा मोहम्मद ख़ान साहब, चूँकि आगाज़ आप ही से कर लेते हैं सर, अगर हम इस वक्त बैठे यहाँ पर एक सेलिब्रेट कर रहे हैं मार्का हक को और ऐसे वक्त को जिसमें पाकिस्तान ने अपने से कहीं ज़्यादा ताकतवर मुल्क जो है भारत, उसको शिकस्त दी थी, बेहतरीन हमारी स्ट्रेटजी थी, दिफाई सलाहियतें थी, बेहतरीन हमारी सिफारतकारी थी। सर आप क्या समझ रहे हैं कि एक तो ये कि भारत जब भी ब्लेम करता है पाकिस्तान पे करता आ रहा है और पहलगाम वाक़े को भी उसने पाकिस्तान के साथ मंसूब किया कि झूठा इल्ज़ाम लगाया बेबुनियाद। लेकिन सर चले इसको हम साइड पे रख लेते हैं। अगर हम बात करें भारत की सिक्योरिटी और जो इंटेलिजेंस हिकमत अमली है, ये तो सबसे बड़ा फेलियर था कि इतना बड़ा वाक़या जो है पहलगाम में हो गया था। सर जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहली बात ये है कि जो मई 2025 में जो कुछ हुआ
और उसके आफ्टर मर्थ में पाकिस्तान लिटरली बिल्कुल चेंज हो गया था। इसलिए कि पूरी कौम जो है हर तरह से मुत्तहिद हो गई थी। उनके कुछ जो कुछ कुछ पॉलिटिकल डिफरेंसेस थे, या कुछ मजहबी डिफरेंसेस थे, या कुछ और डिफरेंसेस थे, उन सबको भुलाकर कौम यकजा हो गई और कायद आज़म के फरमान के मुताबिक ईमान, इत्तेहाद और तंजीम पर अमल करना शुरू किया। सारी दुनिया ने हमारी मसल्ह अफवाज की शानदार कारकर्दगी को देखा, उसकी तारीफ की। इंडिया और पाकिस्तान के दूसरे छुपे और जाहिर दुश्मनों के दिलों पर अच्छी खासी धाक बैठ गई। कश्मीर का मसला जो है अच्छी तरह दोबारा उजागर हुआ, और पाकिस्तान की हुकूमत, अवाम और मसल्ह अफवाज एक दूसरे के बिल्कुल करीब हो गए, एक पेज के ऊपर हो गए। उसके साथ एक दफ़ा फिर बैनुल अक़वामी सालसी की बात होने लगी कश्मीर के मकसद के ऊपर, इंडिया के ऊपर। और पाकिस्तान और चीन, पाकिस्तान अमेरिका, पाकिस्तान टर्की और कुछ ऐसे ममालिक जिनका आपने जिक्र किया, एक दूसरे के बिल्कुल करीब आ गए, और इंडिया खुद तन्हा रह गया। तो ये मैं समझता हूँ कि पूरी पाकिस्तानी कौम की ये बड़ी कामयाबी थी। साथ साथ जो हमारी मीडिया है, अगर आप उसको कंपेयर करते हैं उस वक्त इंडिया के मीडिया से, तो सारी दुनिया ने उसको कहा कि इनकी तमाम रिपोर्टिंग जो है वो झूठ, गलत बयानी और प्रोपेगंडे के ऊपर जो है मबनी है। और वो प्रोपेगंडा ऐसे कि बिल्कुल शर्मनाक था। लेकिन हमारा जो मीडिया था उसने हर चीज जो है हकीकत, सच के ऊपर बयान कर दिया। आपको याद होगा कि DGISPR जो है वो डेली के बेसिस के ऊपर और सबूतों के साथ जो मिलिट्री ऑपरेशंस थे उसको सारी दुनिया को बताते थे। और उसमें जो पाकिस्तानी और साथ साथ जो फॉरेन जर्नल्स थे उन सब के सामने और क्वेश्चन आंसर लेते थे। इंडिया में ऐसा हरगिज नहीं हुआ, इसलिए कि उनको उसको रैशनलाइज करने के लिए उनके पास कुछ था ही नहीं। लिहाजा मैं समझता हूं कि पिछले साल ये जो दिन था 7 मई का इन पर्टिकुलर जो दिन था, वो पूरे पाकिस्तानी कौम के लिए बहुत ही फख्र का दिन था। और मैं समझता हूं कि ऐसा दिन जो है हम आइंदा भी देखेंगे अगर इंडिया ने दोबारा इस तरह की कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने की कोशिश की। ठीक है मुनव्वर साहब, आप क्या समझते हैं? सर, हम बार बार सवाल उठा रहे थे पहले भी और अब भी उठा रहे हैं कि इस वाक़े के बाद पाकिस्तान ने भी एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन की बात की और लेकिन भारत की तरफ से तो कोई जवाब नहीं आया। स्टिल वही अभी तक उनका रिप्लाई है कि वो कोई इस पर इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहे हैं। आप क्या समझ रहे हैं सर, क्यों इन्वेस्टिगेट नहीं करना चाहते? बैनुल अक़वामी तहकीकात से क्यों गुरेज कर रहे हैं? और अगर जब गुरेज कर रहे हैं तो उसकी भारत की जो अपनी साख है उस पर क्या मनफी असरात मुरतब हुए? पहले तो शाजिया साहिबा बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में मदऊ किया। आपको, आपकी टीम को, आपके देखने वालों को सलाम। देखिए भारत किस तरह से इन्वेस्टिगेशन के लिए एविडेंसेस पाकिस्तान को प्रोवाइड करेगा या एक ऑब्जेक्टिव न्यूट्रल टीम को एक्सेप्ट करेगा, जबकि ये सारा मामला जो है झूठ का पलंदा था। आपको याद होगा गोवा के जो गवर्नर थे मरहूम अजय पाल मलिक साहब, उन्होंने तो खुद बताया कि पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए इलेक्शंस में मोदी सरकार जिस तरह से पहलगाम टाइप ड्रामे किया करती थी वो तो दुनिया के सामने आश्कार है। फिर दुनिया के सामने ये भी आश्कार है कि किस तरह से झूठ का प्रोपेगंडा जो है वो भारत करता रहा। EU डिसइंफोलैब हमारे सामने है। फिर हमने ये भी देखा कि जिनके साथ भारत के ताल्लुकात थे दुनिया में और स्ट्रेटेजिक राग अलापा जाता था, और मोदी बारहा ये कहता है कि पूरी दुनिया के अंदर इंडिया के दोस्त ही दोस्त हैं, लेकिन उन्हीं के पीठ के ऊपर छुरा घोंपना, कतर के अंदर जो स्पाइनेज एक्टिविटी है वो नजर आई, पुन्नू के कत्ल की साजिश अमेरिका के नजर आई, और इसी तरीके से कनाडा में हरदीप सिंह का हमें कत्ल नजर आया जी। और फिर ईरान के साथ जो कुछ उन्होंने किया 12 दिनों की जंग में,
तो बहुत सारे एविडेंसेस हैं। यही तो वजह है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी कहा कि ये जहन्नुम का गड़ा है। तो ये जब से मोदी आई है सरकार, इनकी पॉलिसीज के अंदर आपको खित्ते और खित्ते से बाहर तीन चीजें नजर आती हैं। एक तो ये रिएक्टिव है, दूसरा रिपल्सिव है जिसमें एलिमेंट ऑफ रैशनैलिटी नहीं है, तीसरा रिप्रेसिव है, इमोरल यूज ऑफ पावर आपको नजर आता है विद इन इंडिया एंड आउटसाइड ऑफ इंडिया एंड इन द रीजन। नतीजा ये है कि जो छोटे ममालिक हैं खुद सब कॉन्टिनेंट के अंदर, जो भारत की सैटेलाइट रियासतें तस्लीम की जाती थी, वो भी भारत के खिलाफ उठ खड़ी हुई हैं। अब उन छोटी रियासतों को छोड़े, जो बड़े मुल्क हैं जो भारत को अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनर करार देते थे, इंडियन रोमांटिसिज्म में मुब्तला थे, जैसे अमेरिका वगैरह, उनके सुदूर भी कह रही है जहन्नुम का गड़ा है। तो इस सारी सूरत हाल में कौन भारत किस तरह से चाहेगा कि एक न्यूट्रल ऑब्जेक्टिव जो टीम है उसको बनाया जाए जो सच को आश्कार करे। ठीक है जफर साहब, अब ये जो मोदी हुकूमत की जो हिंदुत्व पॉलिसी है, उसने भारत के आलमी और जो सेकुलरिज्म जो उनका एक स्टेट था उसके इमेज को किस हद तक मुतासिर कर दिया है? आरिफ साहब, ये सवाल आपने जी अच्छा जी बहुत शुक्रिया शाहिद साहब। जी उनके इमेज को इससे बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। देखिए ये जो 4 दिन की जिसको आप कहिए कॉन्फ्लिक्ट, ये तो पूरे 4 दिन भी नहीं, तकरीबन 45 घंटे का ये पूरा वाक़या था, मई 7 से लेके मई 10 तक। इससे इंडिया की जो साख है वो बेतहाशा मुतासिर हुई है। एक तो ये कि जैसे आपको मालूम है कि पाकिस्तान ने तो 22 अप्रैल को ये पहलगाम का वाक़या हुआ, और मेरे ख्याल में उसके 1-2 दिन के बाद पाकिस्तान ने जो है वो दरख्वास्त की थी कि हमारे साथ मिलकर इसकी तहकीक कीजिए, और पाकिस्तान ने आज़ादाना तहकीक की पेशकश की थी, जो कि एज़ ऑफ टुडे भारत ने एक भी जो कोई भी तस्दीक के काबिल या कोई इंडिपेंडेंट शवाहिद अभी तक कुछ भी वो सबमिट करने में नाकाम रहे हैं। अच्छा, अब उसके बाद जंग के बाद क्या हुआ कि भारत का जो बयानिया था वो तमाम दुनिया ने मुस्तरद कर दिया, और उसके बाद भारत ने 33 ममालिक को अपने वफद भेजे ताकि वो उनको अपने साथ शामिल कर सकें। लेकिन जो भारत जो कि पाकिस्तान को दुनिया में तनहा करने की कोशिश कर रहा था, और उस पर उन्होंने बेतहाशा पैसे खर्च किए, बिलियंस ऑफ डॉलर्स उन्होंने खर्च किए हैं पाकिस्तान को अक़वाम आलम में तनहा करने के लिए, वो बिल्कुल तनहा हो गया। आप देखिए कोई भी मुल्क जो है उसने उनकी हिमायत नहीं करी, और यहाँ तक कि जो उनके बहुत ही करीबी जो हलीफ हैं उन्होंने भी उस पे उनकी हिमायत नहीं करी। और उसके बरक्स पाकिस्तान को देखिए, पाकिस्तान ने उसके बाद जो है वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबरशिप, जैसे आपको पता है कि उसके 15 मेंबर हैं, 10 जो है वो इलेक्ट होते हैं। तो पाकिस्तान को 193 वोट्स में से 182 वोट पड़े। इससे अंदाज़ा होता है कि पाकिस्तान की मकबूलियत जो है अक़वाम आलम में किस कदर बढ़ गई इस वाक़े के बाद। तो इस वाक़े को लेके इंडिया ने बहुत जो है वो, देखिए इंडिया जो है वो एक इम्प्रेशन दे रहा था बहुत अरसे से कि वो मोदी साहब तो विश्व गुरु हैं, और इंडिया जो है वो एक बहुत बड़ी इक़्तिसादी पावर है, एक बहुत बड़ी अस्करी पावर है, और मतलब दे आर जस्ट द बिगेस्ट इन द वर्ल्ड। लेकिन वो तमाम जो दावे थे इस जंग के बाद वो तमाम जो है वो ख़त्म हो गए। देखिए अस्करी पावर जो है वो तो इसमें सारी दुनिया को नज़र आ गया कि पाकिस्तान ने जो फ़िज़ाई बर्तरी चंद मतलब घंटों में हासिल कर ली थी, जो पाकिस्तान जो था उसने फ़िज़ाई बर्तरी हासिल कर ली, और ना सिर्फ ये कि उनके तैयारे मार गिराए, मगर क्या है कि जो इंडिया को इससे जो हजीमत उठानी पड़ी है उनको इसका अंदाज़ा भी नहीं था। वो ये समझ रहे थे कि पाकिस्तान, देखिए पाकिस्तान ने हमेशा रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया है। इस तरह के कई जो मामलात हैं वो पाकिस्तान में भी हो चुके हैं। इंडिया का ये है कि बगैर किसी सबूत के, बगैर किसी उसके, अच्छा वो करते क्यों आएंगे, उन्होंने क्यों हमला किया था? देखिए उनको ये प्रेशर है कि इलेक्शन का प्रेशर है, उनकी अवाम का प्रेशर है। अवाम ये कह रही है कि भाई अगर आप जो है विश्व गुरु हो तो ये कैसे हो गया, सानिया आपकी सिक्योरिटी का फेलियर है। सबको छुपाने के लिए उन्होंने ये हमला किया। उनका ये ख्याल था कि वो उनको जो है पाकिस्तान से कोई ज़्यादा वो नहीं मिलेगी। क्योंकि देखिए पाकिस्तान ने हमेशा एक बहुत जो है कंट्रोल्ड, एक बहुत जो है मुद्दबराना अप्रोच रखी है। हमारे साथ कितने वाक़या हो गए, आप जाफर ट्रेन ले लीजिए, वो ले लीजिए, हमने कभी भी कोई जा रहा, हमारा हमेशा मौक़िफ़ ये रहता है कि जो ये जंग है या जो ये फ़ौजी हल जो है वो किसी मसले का हल नहीं है। तो उसके बरक्स
इंडिया हमेशा जो है वो जो भी उनके साथ मसाइल होते हैं उनको वो पाकिस्तान पे ब्लेम करते हैं और उसके बाद फिर वो कोशिश करते हैं कि वो पाकिस्तान पे जो है वो कुछ जारहाना कार्रवाई करें। आज तक कभी ये कामयाब नहीं हुए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो इससे जो है ना वो उन्होंने छोड़ दिया ये करना। तो ये जो था वाक़या वाकई में उनके लिए एक बहुत बड़ा ठीक है। बदनामी का और ठीक। हजीमत का बायस बना। ठीक है। आसिम साहब, आप क्या समझते हैं, अगर थोड़ा सा हम माजी में जाएं और देखें कि जी पाकिस्तान की जो सिफारतकारी थी वो इतनी अच्छी उसकी कारकर्दगी नहीं रही थी, बल्कि ये कहा जाए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में पाकिस्तान तो तन्हाई का शिकार हो गया था सिफारती तौर पे, और उस वक्त के जो वज़ीर आज़म थे वो कहते थे जी मैं क्या करूं, अमरीकी सदर तो मेरा फ़ोन भी नहीं उठाते। उसके बाद जब PDM की हुकूमत आई, शहबाज शरीफ साहब दोबारा वज़ीर आज़म बने और उस वक्त वज़ीर ख़ारजा थे बिलावल भुट्टो, वो तमाम टीम जो है उन्होंने जो पाकिस्तान की डिप्लोमेसी, पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज है उस पर बड़ा ही काम किया। इस नो डाउट, मतलब इसमें कोई बात नहीं, और एक साल में ये तमाम चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं। आप क्या समझ रहे हैं कि मार्का हक में भारत को नाकामी के बाद भारत की सिफारती तन्हाई में कौन से दाखिली और जो खारजी अवामिल हैं, बुनियादी किरदार क्या रहा उसमें, भारत जो आइसोलेट होता गया है? जी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में मदऊ करने का। आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। और अब हम अगर माजी की तरफ देखें और एक साल पीछे देखें तो हाइंडसाइट से हमें ये नजर आता है कि 7 मई से 10 मई 2025 के दरमियान मार्का हक और ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के बाद बिल्कुल एक नक्शा ही बदल गया आलमी सतह पर, और एक परसेप्शन ही बिल्कुल बदल के रह गई। वो भारत जो खुद को दुनिया में ये दिखा रहा था कि वो तो बाकी बहुत बड़ी ताकत है, अमेरिका के सामने ये जाहिर किया जा रहा था कि हम तो चीन के मुकाबले की ताकत हैं, तो वो दुनिया सारी दुनिया ने उन 4 दिनों में देखा कि यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही है, ये चीन से क्या लड़ेंगे, ये तो पाकिस्तान के हाथों बहुत बुरी तरह हजीमत उठा रहे हैं। और हाल ही में आप देखिए कि सदर ट्रंप ने एक बयान में कहा, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब के साथ उनका राब्ता उस वक्त हुआ जब पाक भारत जंग जारी थी, और उन्होंने कहा उसके बाद से मेरा उनके साथ मुसलसल राब्ता है। तो उन्होंने भी, सदर ट्रंप ने भी देखा, सदर ट्रंप की एक नफ्सियात है कि वो एक स्ट्रॉन्ग आदमी, मजबूत इंसान को वो पसंद करते हैं। चाहे आप उनको देखें तुर्की के सदर अर्दोआन हो, रूस के सदर पुतिन हो, तो सदर ट्रंप ने भी जब ये देखा कि देखें कि ये पाकिस्तान ने तो इस तरह भारत के दांत खट्टे कर दिए, तो उनका भी नजरियात में बहुत बड़ी एक लिहाज से हम देखते हैं कि तब्दीली आई, दुनिया में जाविया निगाह में भी बहुत बड़ी तब्दीली आई। और उसमें हम देखते हैं कि पाकिस्तान के एक अरूज का वहां से नुक्ता आगाज होता है। और आज अगर हम देखें कि जिस तरह पाकिस्तान दुनिया का एक मरकज निगाह बना, इस्लामाबाद मरकज निगाह बना कि ईरान और अमेरिका के दरमियान सालसी पाकिस्तान करवा रहा है और भारत का बीच में कहीं वजूद तक नहीं है, तो इसका नुक्ता आगाज मेरी नजर में ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस से हो रहा है, जिसमें दुनिया की बिल्कुल परसेप्शन ही बदल गई। और पाकिस्तान ने जिस कामयाबी से दिफाई महाज पर, सिफारती महाज पर, मीडिया के महाज पर भारत का मुकाबला किया, तो दुनिया देख रही थी। और एक बहुत बड़ा, दुनिया के लिए भी एक बहुत बड़े एक लिहाज से रियलिटी चेक था, या आप कह लें कि शौक था, क्योंकि बहुत मेहनत से, बहुत इन्वेस्टमेंट से भारत ने एक अपनी एक इमेज बनाया था, एक परसेप्शन बनाई थी, एक बहुत बड़ी रीजनल ताकत होने की, मुस्तकबिल की सुपर पावर होने की, चीन के मद्दे मुकाबिल खड़ा होने की, ये सारा करके अपने आप को उन्होंने दुनिया के आगे पोर्ट्रे किया हुआ था। लेकिन वो सब कुछ जो है हवा में उड़ गया। और हम तो कहें तो ठीक है, हम तो पाकिस्तान के हैं, लेकिन भारत के अंदर से भी आप देखें कि वहां जो के एक जिसको हम कहते हैं सो कॉल्ड गोदी मीडिया के लोग नहीं हैं, और जो कि वहां आजाद तजिया निगार हैं, तो उन्होंने भी ये संजीदा सवालात उठाए हैं, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि ये ऑपरेशन सिंदूर तो बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक ब्लंडर साबित हुआ। और बिलाशुबा इसमें आज हम देखें, आज जब 2026 में मई का महीना तलू होने को है और 1 साल पूरा होने को है ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में, तो हमें नजर आ रहा है कि आलमी सतह पर पाकिस्तान का जो सिफारती मकाम बुलंद हुआ और पाकिस्तान जो मरकज निगाह बना, और इतने अहम तरीन मौके पे कि जब अमेरिका इसराइल जंग है, अमेरिका ईरान जंग है, और इसमें पाकिस्तान मरकज निगाह है, सालिस का किरदार अदा कर रहा है और भारत कहीं नहीं है,
तो इसका नुक्ता आगाज मेरे ख्याल में तो बुनियानुल मरसूस के वक्त बिल्कुल। से हुआ। और रज़ा साहब, जिस तरह बात की है आसिम साहब ने कि इसका क्रेडिट आसिम, हमारे जो फील्ड मार्शल हैं आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब को, क्योंकि जो पिछले साल जंग शुरू हुई थी और अभी हालिया ट्रम्प का भी स्टेटमेंट है कि उन्होंने कहा कि मेरा उस वक्त जो है वो फील्ड मार्शल आर्मी चीफ पाकिस्तान के उनसे राब्ता हुआ था और ही इज़ अ फैंटास्टिक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री लीडर, और मैंने फिर उसके बाद उनसे मुलाकात की और फिर मैंने उनसे मिडिल ईस्ट की उसकी जो डायनामिक्स है उसको समझने की कोशिश की। यानी कि इन तमाम चीज़ों में हम देख रहे हैं कि जितनी बेहतरीन मिलिट्री डिप्लोमेसी हुई है, यानी कि हमारी, ठीक है, हमारी सियासी क़यादत ने की है, हमारी हुकूमत ने की है, लेकिन मिलिट्री डिप्लोमेसी बहुत अरसे से हमारे आर्मी चीफ साहब कर रहे थे और जिसका फल अब हम खा रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल देखें, जो हमारी आर्म फोर्सेस हैं वो हुकूमत के लिए हमेशा से ही हुकूमत की पॉलिसीज़ को सपोर्ट करते आ रहे हैं। पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट को डिफेंड करने के लिए, उनको बढ़ाने के लिए हुकूमत के इक़दामात की हमेशा से सपोर्ट करते रहे हैं। और यही हमारी आर्म फोर्सेस ने किया, जो कि पाकिस्तान के लिए बहुत इत्मीनान की बात है। अच्छा, मैं भी वापस आता हूँ, आपने कुछ सवाल किए बाकी दोस्तों से कि देखिए इंटेलिजेंस फेल्योर की बात करते हैं कुछ लोग, इंडिया में अपोजिशन वाले कहते हैं कि जी वहाँ पे उनका एक इंटेलिजेंस फेल्योर था। इंटेलिजेंस फेल्योर शायद हो, लेकिन उससे ज़्यादा वो इंटेलिजेंस इग्नोरेंस था। जानबूझकर कुछ इंटेलिजेंस जो उनके पास थी उनको उन्होंने नज़रअंदाज किया ताकि वो रैशनल बना सके पाकिस्तान के ऊपर जो है हमला करने की। अपने खुद ही अपने इलाके में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करवाया। उसकी दो तीन बड़ी बड़ी वजूहात थी। एक तो ये है कि इंडिया में जब भी इलेक्शन होते हैं तो क्योंकि मोदी साहब या बीजेपी के पास कोई इक्तिसादी एजेंडा नहीं है, लिहाजा उनकी जो एम्फसिस है वो तीन चार बातों के ऊपर होती है। पहली बात तो ये है कि मुसलमानों से नफरत करना, उनको नीचे दिखाना, पाकिस्तान से नफरत, कश्मीर से नफरत, अकलियतों से नफरत, जिससे वो अपने वोट बैंक को जो है वो गुमराह करते हैं और इंडिया पर हमेशा के लिए हुकूमत के ख्वाब देख रहे हैं। साथ साथ उनका एक इशू ये भी था कि उनके मैनिफेस्टो में था कि इंडस वाटर ट्रीटी को वो एब्रोगेट करेंगे जी। तो ये भी उन्होंने एक रैशनल निकाला और उन्होंने एब्रोगेट किया। और ये मेरे ख्याल में उनकी सबसे खतरनाक चाल थी, लेकिन पाकिस्तान ने क्लियरली ये मैसेज उनको दिया है कि अगर वो हमारा पानी चोरी करने की कोशिश करेंगे तो दैट विल बी एन एक्ट ऑफ वॉर। और उसको मेरे ख्याल में वो मैसेज जो है वो उनको मिल गया है और आगे उन्होंने कोई बात नहीं की। इसी तरह पाकिस्तान ने अपना जो सॉफ्ट पावर है वो सारी दुनिया को, इंडिया को भी दिखा दिया था, जबकि हमने अपनी ऑफेंसिव साइबर कैपेबिलिटी से उनकी जो इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड था उसको हमने नाकारा बना लिया था, उनकी ट्रांसपोर्टेशन ग्रिड को नाकारा बना दिया था, उनके तमाम ड्रोन्स को तबाह किया और यहाँ तक कि फिर इंडिया के ऊपर, दिल्ली के ऊपर हमारे ड्रोन जो है वो खुल्लम खुल्ला फिरते थे। और उसके साथ हुआ ये है कि उनकी जो S-400 रशियन एयर डिफेंस सिस्टम था उसके 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 जो रेडार्स थे, जो कि उसका दिल होता है, उसको हमने तबाह किया। और जो ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम्स थे उनको हमने डिस्ट्रॉय किया। जाहिर बात है वो एयरक्राफ्ट की भी बात हो गई। तो इंडिया को हमने मुकम्मल शिकस्त दी और डिटरेंस को हमने रीस्टैब्लिश किया कन्वेंशनल मींस के। हालांकि वहां पे सबको, सारी दुनिया को ये फिक्र थी कि देखिए दो न्यूक्लियर ममालिक जो हैं वो कभी भी आपस में, माजी में हिस्ट्री ऐसी कोई नहीं है कि वो लड़ने लगे, लेकिन इंडिया ने वो कदम उठाया और उसमें खतरा ये होता है कि एस्केलेशन इतनी फास्ट होती है कि चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं। इसलिए ट्रम्प साहब ने दोनों ममालिक से बात की और उनको पता चला
कि अगर एस्केलेशन ज्यादा होती है तो ना सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान को शदीद नुकसान होगा, बल्कि इस पूरे खित्ते में ठीक है। लाखों करोड़ों जो है ना बेगुनाह ठीक लोगों है। की जान जा ठीक है सकती सर, है। आपका पॉइंट आ गया। अच्छा मुनव्वर साहब, अगर मकबूजा कश्मीर के तनाजुर में भी हम देखें तो जो भारत ने अब तक जिस तरह से ह्यूमन राइट्स की वायलेशन की, इंटरनेट वहाँ पे उनकी बंदिश की है और इंटरनेशनल मीडिया को वहाँ पे कभी जाने नहीं दिया गया, बहुत सारी चीज़ें दुनिया ने वो मनाजिर सोशल मीडिया पे देखे हैं, किस तरह बुलेट्स लगा के वहाँ के कश्मीरी मासूम कश्मीरियों की बिनाई ज़ाया की गई, बेहुरमती की गई, असमत दरी की गई ख़वातीन की, किस तरह शहीद किया गया। क्या आप समझते हैं कि ये तमाम चीज़ें जो हैं, ये भारत की पॉलिसी और ये ह्यूमन राइट्स की वायलेशन, इसने भी आलमी सतह पर भारत के ख़िलाफ़ बयानियाँ बनाने में बड़ा मौसर किरदार अदा किया है? बिल्कुल आपने बजा फरमाया। देखिए ह्यूमन राइट्स वायलेशन के ऊपर तो स्पेशली ग्लोबल नॉर्थ बड़ा सेंसिटिव है, इंटरनेशनल कम्युनिटी बड़ी सेंसिटिव है। यूनाइटेड नेशन के चार्टर के अंदर इसको बहुत बड़ी सिग्निफिकेंस है। और जहां तक इंटरनेशनल सिस्टम में जो रिजीम्स का ताल्लुक है, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट ह्यूमन राइट्स के ऊपर रिजीम है। और इसके ऊपर जो डॉक्यूमेंटेशन है ह्यूमन राइट्स वायलेशन की कश्मीर में, वो न फकत ये कि यूनाइटेड नेशन करता है, बल्कि इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर जो डिफरेंट रिजीम्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ह्यूमन राइट्स वॉच वगैरह, उन्होंने भी डॉक्यूमेंट किया है। हत्ता कि खुद इंडिया के अंदर से जो स्कॉलर हैं उन्होंने भी किया। मिसाल के तौर पे ये अनुराधा बासिन है, इनकी एक किताब पब्लिश हुई है 2022 के अंदर, और इसका टाइटल है डिसमेंटल्ड स्टेट द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ कश्मीर, जिसके अंदर वो बताते हैं कि 370 के एब्रोगेशन के बाद किस किस्म की ह्यूमन राइट्स वायलेशन आपको नजर आती है कश्मीर के अंदर। और फिर चूंकि आप किसी एक रियासत के अंदर जब भी इस तरह की पॉलिसी अख्तियार करते हैं, तो उसका फिर डोमिनो इफेक्ट आपको नजर आता है बाकी रियासतों के अंदर भी। वही आपको मिजोरम और मणिपुर के अंदर नजर आता है। और यही वजह है कि खुद अरुंधति राय ने किताब लिखी है, मैंने कई दफा अभय शुक्ला की किताब का जिक्र किया, डिसअपीयरेंस ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट फ्रांस के एक बहुत ही मशहूर लेखक हैं जिनका नाम है क्रिस्टोफर जेफरलोट, इन्होंने 2021 के अंदर किताब लिखी है जिसमें वो बताते हैं कि ये जो मोदी का जो नेशनलिज्म है, ये इंडियन डेमोक्रेसी को इथनो नेशनलिस्टिक डेमोक्रेसी के अंदर उसने कन्वर्ट किया। और जब वो इथनो नेशनलिस्टिक डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो वो उसको डिफाइन करते हैं इन टर्म्स ऑफ हिंदुत्व। तो ये वो वजह है जिसके बारे में उनके बहुत अच्छे नॉवेलिस्ट थे खशवत सिंह, उन्होंने 2003 में किताब लिखी थी एंड टू द इंडिया, कि ये बिलाखिर इंडिया को टूटने की तरफ ले जाएगा। हाँ। तो एक किस्म की मायूसी विद इन इंडिया भी मौजूद है। और जब स्कॉलर इतने बड़े पाए के लिखते हैं इंडिया के अंदर, और इंडिया के जो एक्स ब्यूरोक्रेट्स हैं जब वो इस तरह की किताबें लिखते हैं विद एविडेंसेस, तो इसका जो इम्पैक्ट है इंडिया के इमेज के ऊपर, तासुर के ऊपर, वो पूरी दुनिया के अंदर ट्रेवल करता है। और डेफिनेटली दुनिया चाहती है। और फिर अगेन आई वुड से यही तो वजह है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि भारत के बारे में कि ये जहन्नुम का गढ़ा है। वो उन्होंने खुद इस बात को बयान किया कि मैं तो भारत के बारे में बहुत अच्छा समझता था, मोदी के बारे में बहुत अच्छा समझता था, लेकिन ये भारत तो जहन्नुम का गढ़ा निकला है। जहन्नुम का गढ़ा इसलिए निकला है कि जहां पे इनस्टेबिलिटी है, जहां पे दोस्तों के साथ गद्दारी है, जहां पे ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है, जहां पे सो कॉल्ड डेमोक्रेसी है। वेस्ट का जो मेजर आर्ग्यूमेंट था भारत के साथ ताल्लुकात में, वो ये था कि जी हमारे शेयर्ड इंटरेस्ट और शेयर्ड वैल्यूज है। अब जब वो शेयर्ड वैल्यूज की बात करते हैं तो वो डेमोक्रेसी की बात करते थे। और डेमोक्रेसी का आलम ये है कि उनके अपने लोग लिख रहे हैं कि डेमोक्रेसी तो भारत के अंदर मौजूद नहीं है। भारत के इस वक्त जो जर्नलिस्ट हैं उनका ये बयान है कि जब वो मोदी हुकूमत पे तनकीद करते हैं तो उनके लिए तो दरवाजे बंद हो गए इंडियन मीडिया के लिए। वो कहते हैं जी आपकी जरूरत नहीं है और ना हम आपको टेलीकास्ट कर सकते हैं। मोदी मीडिया इस वक्त जो भी दुनिया के अंदर नगमे गाए, लेकिन जो दुनिया का मीडिया है, दुनिया के जो स्कॉलर्स हैं, जो नैरेटिव बयानियां बनते हुए इंटरनेशनल सिस्टम में नजर आ रहा है, वो कोई भारत के फेवर में नहीं है। और यही वजह है कि आज भारत को देखिए कि भारत खड़ा कहाँ है। पाकिस्तान एज अ पीस प्रोमोटर, एज ए स्टेबलाइजर के तौर पे लिया जा रहा है, और मीना रीजन में एक इंतहाई अहम पोजीशन पे देखा जा रहा है। जबकि दूसरी तरफ जो भारत है वो तो उसके अपने रिटायर्ड लेफ्टिनेंट रमेश पवार कहते हैं कि हम
टेरर फाइनेंसिंग कर रहे हैं अफगानिस्तान के अंदर, और इजराइल जो टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट दे रहा है, और वो सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ नहीं, रीजन में बाकी खितों के खिलाफ भी है, इवन ईरान के खिलाफ भी नजर आ रहा है। ठीक है आसिम साहब, अब बहुत सारी चीज़ें हैं जो भारत के खिलाफ जा रही हैं, लाइक जिस तरह वो एक टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर हो चुका है, टारगेट किलिंग करता है, अपने अंदर माइनॉरिटीज़ के साथ जितना उसका बुरा सलूक है वो पूरी दुनिया ने देखा। कश्मीर के हवाले से जो भी है, यानी कि वो जो खित्ते का चौधरी जमहूरियत का दावेदार और सेकुलर मुल्क कहलाने वाला भारत जो है, जिसके अपने अंदर आइन में मेरा ख्याल है 42 जो उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट है, अमेंडमेंट है 1976 की, जिसमें उन्होंने उनका जो प्रीमेबल है यानी दिबाचा जो है उनका, उसमें उस सेकुलर डिक्लेयर किया गया है। तो भाई वो आप फिर अमेंडमेंट कर दें ना, आप ये सेकुलर को निकाल दें, क्योंकि सेकुलर मुल्क तो रहा नहीं अब भारत। जी बिल्कुल, भारत के जो आलमी सतह पर जो उन्होंने पिछले 70 साल में 80 साल में अपना एक इमेज बनाया था, तो उसको वाकई बहुत शदीद नुकसान पहुंच चुका है। और अपने अंदर उन्होंने मीडिया को एक लिहाज से कंट्रोल में किया हुआ है, वहाँ की हुकूमती जमात ने, RSS ने, इसको अब नामनाद गोदी मीडिया के नाम से जाना जाता है, लेकिन वो अपने एको चेंबर में खुद से ही बातें करते हैं। दुनिया में तो बिल्कुल एक परसेप्शन में बहुत बड़ी हद तक तब्दीली आ चुकी है। और भारत ने ये देखा भी सही कि जब उन्होंने ऑपरेशन दरमियान महसूस, जिसको वो उधर से ऑपरेशन सिंदूर अपना जो भी वो चला रहे थे, उसके बाद उन्होंने जब सिफारती वफूद पूरी दुनिया में भेजे तो उनको वो रिसेप्शन नहीं मिल पाई। और अब भी वो अब कोशिश कर रहे हैं वो एक डैमेज कंट्रोल करने की, लेकिन उसमें भी उनको वो पजीराई वो नहीं मिल रही है। और उसकी वजूहात बिल्कुल वही है जिस तरह के अभी मोहतरम पैनलिस्ट उन्होंने भी बयान फरमाया। हाल ही में अभी बिल्कुल अब तो भारत के अंदर से भी कुछ आवाजें उठना शुरू हुई हैं। उनकी एक साबिक सेक्रेटरी खारजा है निरुपमा राव, उन्होंने कुछ दिनों पहले एक ट्वीट की, बहुत तवील एक ट्वीट थी, जिसमें अब वो ये कह रही थी, बुनियादी लुबे लुबाब यही था कि आप पाकिस्तान को इग्नोर नहीं कर सकते, हमें बातचीत की तरफ जाना ही पड़ेगा। और उस पर भी उनको फिर वो RSS और उनके लोगों की तरफ से काफी तनकीद का सामना करना पड़ा, लेकिन वो अपने मौके पे कायम रही। हाल ही में अब उन्होंने एक डैमेज कंट्रोल के लिए उनके RSS के एक लीडर है वो राम माधवन, उनको उन्होंने वाशिंगटन भी भेजा, लेकिन वहां भी उनको जिस तरह के थिंक टैंक्स में और मुख्तलिफ जो सवालात के सामना करना पड़ा, तो वो उनके लिए एक परेशानी का ही बायस बना। तो उनको ये चीज अपनी पॉलिसी जो है रीजन के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से, ये रीएवैल्यूएट उनको करना पड़ेगी। और अब इस तरह की आजाद आवाजें वहां भी उठना शुरू हो गई हैं कि जो लोग पहले बात करने की हिम्मत नहीं करते थे, वो भी ये कहना शुरू हुए। पहले शुरू इस बात से हुए कि ये तो सिंदूर तो हमारा बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक ब्लंडर साबित हुआ। जी ठीक है, गुफ्तगू के सिलसिले को हम यहाँ पे जारी रखेंगे नाज़रीन, लेकिन पहले एक ब्रेक ले लेते हैं। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। और पिछला साल जब पाकिस्तान हक पर खड़ा रहा, पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क, पाकिस्तान की जो जौहरी सलाहियत है वो अमन के लिए, पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत वो अमन के लिए, मगर अगर हमारा बदतरीन दुश्मन हम पे हमला करेगा तो फिर पाकिस्तान उसके अंदर घुस के पिछले साल मारा था। लेकिन पाकिस्तान ने इस तमाम दौरान जो है अपनी दिफाई सलाहियतों को मज़ीद ताकत दी है और पाकिस्तान ने जो एक और अहम संग मील अबूर कर लिया है। आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड ने मकामी तौर पर तैयार करदा फतह 2 मिसाइल्स का जो सिस्टम का कामयाब उनकी एक्सरसाइज है वो मुकम्मल की है, जो मुल्क की तकनीकी खुद निसारी की जानिब एक नुमाया पेशरफ्त है। सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस और मुसल्लह अफवाज के सरबरान ने इस कामयाबी में हिस्सा लेने वाले तमाम अफराद की तकनीकी महारत, लगन और अज़म को सराहा है। तो रज़ा साहब, ये तो बड़ी खुशी की बात है कि हम अपनी दिफाई सलाहियतों को, अपनी जो तमाम चीज़ें हैं तकनीकी खुद निसारी है, उस पर और गिरफ्त हासिल कर रहे हैं। सर, आप क्या समझते हैं कि ये फतह 2 जैसे जदीद मिसाइल सिस्टम की जो कामयाबी है, ये मकामी सतह पर तैयारी इसकी पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजिकली खुद निसारी है उसमें कितना मौसर किरदार अदा कर रही है?
देखें, पाकिस्तान की जो इंडिजिनस डिफेंस प्रोडक्शन कैपेबिलिटी है, वो मेरे ख्याल में दुनिया में वन ऑफ द बेस्ट है अभी। और उसकी प्राइसेस बड़े competitive हैं। और सारा का सारा जो है वो पाकिस्तान खुद अपने हाथों से अपने साइंटिस्ट के थ्रू अपने जो ऑर्गेनाइजेशंस है वो बना रही है। और बहुत सारे ममालिक जो है मिसाइल्स के अलावा, मैं एयरक्राफ्ट की बात कर रहा हूँ, वो इसको जो है अपने पास इंपोर्ट करने के लिए भी तैयार है। और इससे पाकिस्तान का जो ज़र मुबादला का जो प्रॉब्लम है वो बड़ी हद तक जो है वो मैं समझता हूँ कि वो सॉल्व हो जाएगा आइंदा चंद सालों में। लेकिन सबसे ज़्यादा ये है कि एक जो डिटरेंस का एलिमेंट है, इससे जो है सारी दुनिया को वो मैसेज मिलती है। पाकिस्तान के कुछ तो ज़ाहिरी दुश्मन है जिस तरह इंडिया है, उसके अलावा और हैं, आपको मालूम है, उन सबको बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज जाता है इस तरह की जो तजुर्बे ये करने से। इससे पहले एंटी शिप मिसाइल का पाकिस्तान ने बड़ा कामयाब तजुर्बा किया था, शिप टू शिप, और उसके बाद एयर टू सी, और अब ये सरफेस टू सरफेस था। तो तमाम डोमेन्स में जो हमारी कैपेबिलिटीज हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो सारी दुनिया ने देख ली है, जिससे हमारा दिफा भी मजबूत हुआ है। और रीजनल स्टेबिलिटी मैं समझता हूँ इससे बढ़ गई है, इसलिए कि जब डिटरेंस आप दिखाते हैं अपने दुश्मनों को और दोस्तों सबको, तो उससे अमन का क़याम होता है और जंगें रुकती हैं। एक और बात मैं ज़रूर अर्ज करना चाहूँगा, देखिए कि सिंदूर के बाद इंडियन की पार्लियामेंट में बड़ी सीरियस डिस्कशन हुई, और वहाँ पे उनकी अपोजिशन ने जो है दो तीन बड़े कैंडिडेट किस्म के सवाल किए। पहला ये था कि आपने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, और उनके हिसाब से वो अभी तक जारी है, विच मीन्स के उन्होंने इंडिया को फॉरएवर वॉर में उन्होंने कमिट कर दिया, जो कि मैं समझता हूँ कि उनके आर्म फोर्सेस के लिए, खुद इंडिया के लिए या पूरे खत्ते के लिए एक अजीब सी बात है, उनके लिए खुद खतरे की बात है। दूसरी बात उन्होंने ये की कि अगर इस तरह होता है कि अगर कोई इंडिया के ऊपर आइंदा कोई दहशतगर्दों का हमला होता है तो दैट विल बी एन एक्ट ऑफ वॉर। तो उन्होंने कहा कि इसका मतलब ये हुआ कि आपने इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जंग कराने का अख्तियार आपने दहशतगर्दों के हवाले कर दिया। आपने अपना जो अख्तियार था उसको आपने छोड़ दिया, और उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल एक अहमकाना पॉलिसी है, और इसके ऊपर अगर वो अमल करेंगे तो उसमें खुद हिंदुस्तान का बहुत नुकसान होगा। और साथ साथ ये भी उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर का एक वाहिद बड़ा जो मकसद था वो ये था कि मोदी साहब को इंडिया का मुहाफिज या चौकीदार साबित करना था, ताकि वो इलेक्शन में जीत सकें। ये सारी ऐसी चीजें हैं जो कि सारी दुनिया को पता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि सारी दुनिया को एक और भी मैसेज गया है कि इंडिया के जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं या जो स्ट्रेटेजिक वेपन सिस्टम्स हैं वो निहायत ही गलत लोगों के हाथ में है, और इसका सारी दुनिया को, पर्टिकुलरली जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स हैं, उनका इसको जरूर नोटिस लेना चाहिए। खुद इंडिया के लोगों को और उनकी अपोजिशन को भी नोट लेना चाहिए कि ये इनकेपेबल हैंड में है और उनका उसको कोई तदारुक करने की ज़रूरत है। बिल्कुल ठीक। और बड़ी अच्छी डिस्कशन रही, तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। और यकीनन क्लोजिंग रिमार्क्स हैं वो इतने सारे हैं कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं पाकिस्तान की तारीफ़ और पाकिस्तानी होने पर फ़ख्र कैसे करूँ। एक तो हमारी डिप्लोमेसी जो कि एक चमकता सितारा, यानी दुनिया का हर मुल्क जो है इस वक्त पाकिस्तान पर भरोसा करता है। पाकिस्तान पीस ब्रोकर है, पाकिस्तान जो है वो एक डिप्लोमेट हब बना हुआ है। अगर दिफाई सलाहियत की बात करें तो पाकिस्तान ने सिर्फ ज़बानी नहीं बल्कि ज़ोर बाजू जो है
वो अपने आप को मनवाया है दिफाई सलाहियतों में। और अगर हम बात करें फतह 2 की मकामी तैयारी की, यकीनन ये भी एक बहुत बड़ा कदम है, क्योंकि इससे पाकिस्तान की दिफाई टेक्नोलॉजी है वो उसमें खुद मुख्तारी और जो डेटरेंस है उसको मजबूत करता है, बल्कि जो मईशत है उसको भी बहुत ज़्यादा सहारा देता है। क्योंकि SIFC को ले लें, उसमें तो जो 5 सेक्टर थे उसमें डिफेंस प्रोडक्ट भी था, तो पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह अब इस पर भी काम कर रहा है। प्रोग्राम से इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।